इम्प्लांट काफ़ी महंगा प्रोसीजर है। बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो जब इम्प्लांट प्रोसीजर फेल कर जाता है किसी भी कारण से, तो आपको भी बहुत अफ़सोस होता है कि हमने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, वो बर्बाद हो गया। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, एक बार इम्प्लांट डल जाती है, उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं, उसका अच्छे से केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। कभी कभी इग्नोर करने की वजह से कंडीशन ये हो जाता है कि जो आपका इम्प्लांट है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उसे फाइनली निकाल देना पड़ता है। तो इस तरह की परेशानियां ना आए, उससे पहले आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपका जो इम्प्लांट है वो डल चुका है, चाहे उसे डले हुए 1 महीना हो, चाहे 1 वीक हुआ हो, चाहे 3 से 4 महीने हो गए हो, चाहे साल हो गए हो। इसमें बेसिकली होता क्या है, किसी भी कारण से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी भी कारण से अगर आपके इम्प्लांट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर पेरी इम्प्लांटाइटिस हो जाती है। अब आप समझोगे पेरी इम्प्लांटाइटिस क्या होता है। तो पेरी का मतलब चारों तरफ, सराउंडिंग एरिया को पेरी कहते हैं। एंड इम्प्लांट आप समझ ही रहे हैं, टाइटिस का मतलब इन्फ्लोमेशन यानी कि स्वेलिंग यानी कि सूजन, यानी कि जो हमारा जहाँ पर इम्प्लांट डला हुआ है उसके सराउंडिंग में हमारा सॉफ्ट टिश्यू रहता है या फिर सॉफ्ट गम टिश्यू है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनमें सूजन आ जाती है। सूजन है ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है पेरीम्यूकोसाइटिस एंड सेकेंड पेरी इम्प्लांटाइटिस। जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है वो शुरू होता है क्राउन से यानी कि कोरोनल एरिया से। जो क्राउन होता है, जब क्योंकि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऊपर से हो रही है तो सबसे पहले वो क्राउन से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। जब वो इम्प्लांट तक इन्फेक्शन जाता है तो जो हमारा है फर्स्ट टर्म पेरीम्यूकोसाइटिस। तो पेरीम्यूकोसाइटिस में जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो उसके सराउंडिंग टिश्यूज में यानी कि सॉफ्ट टिश्यू में ही होती है। एंड जो पेरी इम्प्लांटाइटिस होता है, इसमें जो इम्प्लांट के सराउंडिंग बोन होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, बोन का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ये तो दोनों ही चीज़ हमने समझ लिया कि पेरीम्यूकोसाइटिस में हमारा सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम आती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है। एंड पेरी इम्प्लांटाइटिस में जो हमारे बोन होते हैं, जो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं इम्प्लांट के बगल में, उनमें प्रॉब्लम्स आती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आती है, धीरे धीरे बोन हमारा डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो अब आगे हम समझ लेते हैं कि आखिर ये होने का कारण क्या है। इसके कारण के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कारण, जैसे मैंने अभी आपसे बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। जो लोग अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आप जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे एंड जो फूड पार्टिकल्स है, जो गंदगी है, वो हमारे इम्प्लांट में जाकर फंसेगी। जो ऊपर का कोरोनल एरिया, जो क्राउन है, वहाँ फंसेगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा। वो धीरे धीरे इन्फेक्शन हमारे इम्प्लांट तक जाती है, तो फिर आगे चल के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है, जिनमें टोबैको, स्मोकिंग या पान मसाला, बीड़ी जैसे खाने की हैबिट होती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम आता है। जब इम्प्लांट प्रोसीजर्स किया जाता है तो आपको स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह का धूम्रपान या इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे इम्प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ आपको अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि वैसे पेशेंट जिनमें पहले से पीरियोडोंटल डिजीज़ की हिस्ट्री होती है, यानी कि इम्प्लांट डलवाने से पहले भी उन्हें पीरियोडोंटल प्रॉब्लम्स रहती थी, तो वैसे पेशेंट को भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, अपने मुंह की साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उन्हें फिर से दोबारा हो सकती है। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो उनमें भी इम्प्लांट में प्रॉब्लम आने की चांसेस होती हैं। एंड नेक्स्ट, वैसे पेशेंट जिन्हें फेंसनल हैबिट हो, यानी कि ब्रॉक्सिज्म्स, रात को सोते समय दांत को ऐसे दबाना या फिर किटकिटाना, क्लेंचिंग करना, तो उससे भी जो हमारा इम्प्लांट होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए अब हम इसके सिम्टम्स को समझ लेते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आपके इम्प्लांट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपके माउथ में बहुत ज़्यादा प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि दांतों पे गंदगी जम रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको अवेयर हो जाना है। जब आप ब्रश करते हैं कि मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है, यानी कि खून आता है,
तो इसमें भी चांसेस हैं कि अंदर आपकी इन्फेक्शन हो चुका है। में हल्का फुल्का दर्द भी रहता है एंड अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो आपका इम्प्लांट है वो विजिबल होने लगता है, क्योंकि प्लाक का अगर फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया, गंदगी ज़्यादा हो गई है तो उससे मसूड़े नीचे चले जाते हैं। जब मसूड़े नीचे चले जाते हैं तो हमारा जो इम्प्लांट है वो दिखने लगता है। अगर आपका इम्प्लांट दिखने लगा है तो इस सिचुएशन पे आपको अवेयर हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि आपके इम्प्लांट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पीरियोडोंटल डिजीज काफ़ी डीप हो गया है तो वैसे कंडीशन में मोबिलिटी भी आ जाती है, यानी कि हिलने भी लगता है। एंड गाइस कुछ कंडीशंस में जो डेंटल इम्प्लांट की प्रॉब्लम होती है अंदर ही अंदर हो रही होती है, बट कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी आपको अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि इन सब का ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। सो गाइस अगर आपका इनिशियल स्टेज है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो मेडिसिन से भी इसे ठीक किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। एंड जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी शेयर किया कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते हैं, स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स दिखने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो आपका इम्प्लांट का प्रोसीजर होता है वो कम्प्लीटली फेल कर जाता है, फिर से वो इम्प्लांट आपको निकालनी पड़ जाती है। कहते हैं कि हमें क्या केयर करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखनी चाहिए कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। सो गाइस सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखना है। जो इम्प्लांट जो डली है या फिर जो आपका नेचुरल टीथ है, आपको अपने माउथ को अच्छे से क्लीन रखना है। सेकेंड चीज़ कि आपको ब्रशिंग अच्छे से करनी है, आपको ब्रशिंग टेक्निक पता होनी चाहिए कि ब्रश हमें कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको फ्लॉसिंग रेगुलर बेसिस पे करना है। एंड आप जब भी पूरे दिन भर में आप जब भी कुछ खा पी रहे हैं उस वक्त आपको गार्गल जरूर करना है, ताकि आपके मुंह में कोई भी फूड पार्टिकल्स जमा हुआ ना हो। नेक्स्ट थिंग है कि अगर आपको किसी भी तरह की बैड हैबिट है, स्मोकिंग है, पान मसाला खाना या फिर ड्रिंकिंग की, या फिर आप अल्कोहल लेते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके इम्प्लांट ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट थिंग है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कुछ केसेस में ये जो प्रॉब्लम होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कि अंदर ही अंदर प्रॉब्लम तो होती है लेकिन आपके माउथ में कोई लक्षण नहीं दिखता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे कि ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर आपको विजिट पर बुलाते हैं, रिकॉल करते हैं कि आपको इतने टाइम के बाद आकर हमें दिखा लेना है। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर हम क्यों जाए डॉक्टर को दिखाने। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको परेशानी हो या ना हो, आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को जाकर जरूर दिखाना है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।